हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर को। तो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। ठीक है, ये पहला टॉपिक हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देखेंगे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, ये दो छोटे छोटे से टॉपिक हैं और इनके बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। उसके बाद लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर लिया था। अब वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम के अंदर किस तरह एग्जिस्ट करते हैं वो सब हम देखेंगे मॉडल्स के थ्रू। ठीक है, सबसे पहला मॉडल जो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में वो होगा थॉमसन मॉडल, और उसके बाद हम देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल। तो ये चार टॉपिक हम ट्राई करेंगे कि इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए जाए। तो दूसरा होगा हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, डेट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, नाम से क्लियर है। ठीक है, इस रेडिएशंस के नाम में देखो, एक वर्ड इलेक्ट्रो वर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। ये जो इलेक्ट्रो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। और जो मैग्नेटो वर्ड है वो किसके साथ रिलेटेड है, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, मैग्नेटिक फील्ड। तो वो रेडिएशन जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो एंड मैग्नेटिक फील्ड्स भी हो। आपको पता है जो भी रेडिएशंस होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मैं शॉर्ट में EMR लिखूंगा, वो वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। सपोज करो ये मेरे पास कोई वेव है, तो इस डायरेक्शन के अंदर कोई वेव मूव कर रही है, तो इसके अंदर आपको पता है 3 एक्सेस होते हैं। सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये है मेरे पास वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। तो कोई ऐसी रेडिएशन जिसके अंदर ये तो क्या होगी, जिस डायरेक्शन के अंदर वेव मूव कर रही है, इसको हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव मतलब जिस डायरेक्शन के अंदर क्या कर रही है, वेव मूव कर रही है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, सपोज करो वाई एक्सिस के अलोंग है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जेड एक्सिस के अलोंग क्या है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई ऐसी रेडिएशन जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एंड दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर to the direction of propagation. They are also perpendicular to the direction of propagation of radiation और वेव। मतलब कोई ऐसी रेडिएशन जिसके अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं उनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर अ EMR टू ट्रैवल। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ट्रैवल करने के लिए किसी तरह की कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू ट्रैवल। क्लियर है। अब हम देखेंगे वेरियस कंपोनेंट्स, ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव। ठीक है, क्या क्या एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वेव की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव और रेडिएशन। ठीक है, किसी रेडिएशन के जब वेव के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा। वेव को हम इस तरह से शो करते हैं कि वेव हमारे पास इस तरह से क्या करती है, ट्रैवल करती है। अब जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, ऊपर वाली हाइट को, इसको हम बोलते हैं क्या, क्रस्ट। और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ट्रफ। क्या ये चीज़ सबको पता थी, जो ऊपर वाला ये है पार्ट उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, जो पहली टर्म हम डिफाइन करने जा रहे हैं डेट इज वेवलेंथ। ठीक, वेवलेंथ क्या होती है भाई, वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से। किसी भी दो क्रेस्ट के बीच का या किसी भी दो बीच की ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। जैसे ये मेरे पास क्रेस्ट है, ये दूसरा क्रेस्ट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। या कोई दो ट्रफ ले लो, अगर क्रस्ट नहीं लेनी तो आपको दो ट्रफ ले लो, जैसे ये वाला ट्रफ और ये वाला ट्रफ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, लैम्डा होगा। ठीक है, मतलब दो कंसेक्टिव लेने, दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो वेवलेंथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव crest
और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। क्लियर है। अब वेवलेंथ क्या एक तरह का डिस्टेंस है, दूरी है दो क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की, तो इसलिए इसकी एसआई यूनिट क्या होगी हमारे पास, मीटर होगी। ठीक है, उसके अलावा हम वेवलेंथ के लिए और काफ़ी सारी यूनिट को यूज़ करते हैं। सपोज करो 1 एंगस्ट्रॉम बोल दिया तो उसका क्या मतलब हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर्स। अगर आप बोल दिया 1 नैनोमीटर तो इसका क्या मतलब हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर्स। अगर आपको बोल दिया 1 पिकोमीटर तो पिकोमीटर का क्या मतलब होता है 10⁻12 मीटर्स। अगर आपको बोल दे 1 फेम्टोमीटर तो उसका क्या मतलब होता है 10⁻15 मीटर्स। तो ये भी यूनिट्स क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद जो हम सेकंड टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम न्यू बोलते हैं, म्यू नहीं न्यू। ठीक है, NU न्यू। ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, देखो हमने ये वेव जा रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज़ कर लो। ठीक है, सपोज कर लो मैंने ये वाला पॉइंट चूज़ कर लिया, एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही हैं दैट इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड। ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी पर सेकंड ही हो जाएगी। तो यूनिट क्या होगी पर सेकंड, या इसी को हम क्या बोलते हैं हर्ट्स बोल देते हैं। ठीक है, हर्ट्स। ठीक है ना, HZ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है हमारे पास सेकंड इनवर्स, या जिसको हम क्या बोलते हैं हर्ट्स बोल देते हैं। अगर आपको 1 मेगा हर्ट्स दे दिया जाए तो इसका क्या मतलब होगा 1 मेगा हर्ट्स का क्या मतलब हो जाएगा 10⁻6 हर्ट्स। अगर आपको 1 किलो हर्ट्स बोल दिया जाए तो इसका मतलब होगा 10⁻3 हर्ट्स। अगर आपको 1 मिली हर्ट्स, ठीक है मिली, ठीक है M अगर छोटा लिखा हुआ तो मिली, अगर कैपिटल लिखा हुआ तो मेगा, तो इसका मतलब होता है 10⁻³ हर्ट्स। मिली का मतलब होता है 10⁻3, मेगा का मतलब होता है 10⁻6, किलो का मतलब होता है 10⁻3। आई होप आप सभी को ये वाली चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्पीड ऑफ वेव। ठीक है, वेव मूव कर रही है उसकी कुछ स्पीड होगी। ठीक है, स्पीड ऑफ वेव को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। ठीक है, स्पीड ऑफ वेव को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, और इसका एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा V इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। ठीक है ना। तो जो वेलोसिटी होती है वो किसका मल्टीपल होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो मतलब स्पीड ऑफ वेव किसकी इक्वल आ गई स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और हमारे बहुत यूज होता है केमिस्ट्री में भी एज वेल एज फिजिक्स के अंदर। अब देखो आपको पता होगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो किस वेलोसिटी से मूव करती हैं दे मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उनकी वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होती है, स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होती है। तो अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं V को C के इक्वल। ठीक है ना, वेलोसिटी को हम किसके इक्वल मान लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल मान लेते हैं, बिकॉज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो किससे मूव करती हैं दे मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है ना, C होती है ये। ठीक है ना, जो कि हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसके इक्वल आ जाएगा लैम्डा इंटू न्यू। ठीक है ना, C तो हमारे पास हमेशा कांस्टेंट रहेगा बिकॉज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमेशा फिक्स है। तो C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू आएगा। अगर आपको यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालनी है वो किसके इक्वल आ जाएगा CY लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। मतलब किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अगर आपको वेवलेंथ दे दिया तो उससे आपसे क्या पूछ सकता है फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो हमारे पास दो तरह के फॉर्मूलाज हो गए। ठीक है, न्यू इज इक्वल टू V ओवर ठीक है लैम्डा। ठीक है, न्यू क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और V क्या है वेवलेंथ। ये है हमारे पास फॉर्मूला फॉर नॉर्मल वेव। ठीक है, कोई भी नॉर्मल वेव के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला। बट अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हुई उसकी जगह पे हम V पे क्या लिख देंगे C लिख देंगे। तो न्यू इज इक्वल टू CY लैम्डा किसके लिए यूज़ करेंगे हम फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, C की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होगा। ठीक है, C स्पीड ऑफ लाइट होती है जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये सिंपल सी चीज़ें थी जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया स्पीड ऑफ अ वेव को। ठीक है, कि इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको ध्यान रखनी है दैट इज़ वेव नंबर।
वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से, ठीक है ना। न्यू लिया, ये न्यू के ऊपर बार लगा दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर। तो न्यू बार का सिंपल सा फॉर्मूला होता है न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। तो न्यू बार किसके इक्वल होता है, 1/λ के इक्वल होता है, मतलब वेवलेंथ का ऑपोजिट होता है। तो यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ वेव नंबर, तो वो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस का इन्वर्स। इन जनरल मीटर इन्वर्स हो सकती है, किसी भी डिस्टेंस का इन्वर्स हो सकती है। अगर जिस यूनिट में लैम्डा होगा उसका इन्वर्स क्या हो जाएगी हमारे पास, यूनिट ऑफ वेव नंबर। तो ये कुछ टर्म्स थी जो आपको पता होनी चाहिए थी कि वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितनी होती है, एंड वेव नंबर क्या होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है वेव नंबर, ठीक है ना। वेव नंबर क्या होता है, 1/λ, मतलब वेवलेंथ का क्या होता है, ऑपोजिट होता है। तो वेव नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये सब पता होगी कि वेव के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास होते हैं। अब देखो, हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती कौन कौन सी है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो इसको मैं बाद में सिखाता हूँ आपको, पहले आपको एज इट इज़ बनाना सिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन कौन सी रेडिएशन आती है इसमें। ठीक है, आपको एक ट्रिक याद करनी है सिंपली। ठीक है, पुराने गांव में क्या होते थे, राजा महाराजा होते थे पुराने, ठीक है ना, समय में राजा महाराजा, ऐसे याद करना है, राजा महाराजा। वो एक और विलेज में चले गए, ठीक है, इन विलेज, राजा महाराजा इन विलेज। ठीक है, अब राजा महाराजा जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी काफ़ी होती है, तो यहाँ पे लिखना है राजा महाराजा इन विलेज अंडर एक्स्ट्रा गार्ड। एक्स्ट्रा को हम एक्स्ट्रा से लिख लेंगे, एक्स्ट्रा गार्ड, ठीक है ना। गार्ड तो लेके जाएंगे ना वो अपनी सेफ्टी के लिए, तो बस आपको ये ट्रिक करनी है, राजा महाराजा इन विलेज अंडर एक्स्ट्रा गार्ड। तो यहाँ से आप लिख लोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। ठीक है, राजा से क्या मतलब होगा हमारा, रेडियो वेव्स। राजा से क्या मतलब होगा हमारा, रेडियो वेव्स। ठीक है, महाराजा से क्या होगा, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स। ठीक है, इनसे क्या मतलब होगा, आईआर, इंफ्रारेड। ठीक है, वी से विजिबल, अंडर से यूवी, ठीक है, एक्स से एक्सरेज, ठीक है, उसके बाद गामा रेज। ठीक है, उसके बाद एक और भी होती है कॉस्मिक रेज, बट वो सब हमको नहीं पढ़ना। ठीक है, ये होती है हमारे पास रेडिएशन किसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर। ठीक है, ये सारी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। अब देखो, अगर हम इस डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, तो एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब अगर आपसे एनर्जी का ऑर्डर पूछ लिया जाए, तो आपको इधर को एनर्जी बढ़ेगी, मतलब सबसे ज़्यादा गामा रेडिएशन की, उसके बाद क्या होगी, एक्सरेज की। ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है कि इनको एनर्जी के ऑर्डर में बताओ, तो ये चीज़ें क्लियर होगी। अब देखो, आपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, एनर्जी इक्वल टू hc/λ। मतलब जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। मतलब अगर हम इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे, ठीक है, तो वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हाईएस्ट एनर्जी किस रेडिएशन की है, हाईएस्ट एनर्जी, तो जो मैंने आपको टेबल बनाया उसमें गामा रेडिएशन की है, गामा रेज की। वैसे इसके आगे कॉस्मिक रेज भी होती हैं, उसको भी हम लिख लेते हैं, कॉस्मिक रेज। तो हमारे पास हाईएस्ट एनर्जी गामा रेज, अगर ऑप्शन में कॉस्मिक रेज दिया तो कॉस्मिक रेज टिक कर देना। वैसे कॉस्मिक रेज को नहीं देता, वो गामा रेज को ही देता है, बट हाँ हाईएस्ट कॉस्मिक रेज की होते हैं, तो कॉस्मिक लिख देते हैं यहाँ पे हम, कॉस्मिक रेज। और अगर आपको हाईएस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है, हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, तो हाईएस्ट वेवलेंथ होगी हमारे पास रेडियो वेव्स की। अब आपको पता है रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज़्यादा है, तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज़्यादा मतलब ये वाला डिस्टेंस उनका ज़्यादा होगा, ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब वेव क्या होगी, लंबी होगी। ठीक है, लैम्डा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए वो ज़्यादा दूर तक ट्रांसमिट होगी। इसलिए जितने भी हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं उसके अंदर हम कौन सी रेडिएशन यूज़ करते हैं, रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं। ठीक है ना, आप एक जगह से दूसरी जगह पे कॉल कर पा रहे हो अपने फ्रेंड्स को, वो किसके थ्रू पॉसिबल हुआ है, रेडियो वेव्स के थ्रू पॉसिबल हुआ है। हमने रेडियो वेव्स ही क्यों चूज़ की, बिकॉज उनकी वेवलेंथ क्या होती है, काफ़ी हाई होती है। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हुई, आई होप आप सभी को क्लियर हुई होगी। अब देखो, जो विजिबल रीजन है इसके अंदर एक कलर लाई करते हैं जिनको हम याद करते हैं एज विबग्योर, विबग्योर, BYVGYOR। ठीक है, इसको हम याद करेंगे विबग्योर से। क्या ये आपको याद है, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, जो भी कलर होते हैं, यहाँ पे वॉयलेट होता है और लास्ट में क्या होता है, रेड। अगर आप इनसे पूछ लिया जाए आपसे, ठीक है, अगर आपसे इनसे क्या क्वेश्चन बनेगा, इधर को जाने पे, विबग्योर में इधर को जाने पे लैम्डा क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब अगर हम बात करें हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है हमारे पास,
रेड कलर की होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम रेड को क्या करते हैं, एज सिग्नल यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब भी हमने किसी चीज़ को स्टॉप करना होता है तो वो रेड कलर की होती है। रेड कलर का क्या मतलब है कि उसकी वेवलेंथ क्या होती है, हाई होती है। बाकी सारे कलर से रेड की वेवलेंथ हाई होती है, इसलिए वो दूर से दिख जाता है, ठीक है। इसलिए हम रेड कलर को चूज़ करते हैं। उसके बाद देखो, आपने देखा होगा अगर हमारे पास जो सिग्नल्स होते हैं उसमें येलो होता है, ग्रीन होता है, तो वो इसी अकॉर्डिंग ही बने हुए हैं हमारे सिग्नल। तो हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, रेड की, और हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी, डेट इज़ वॉयलेट कलर की, ठीक है। और ये सब कहाँ पे लाई करते हैं, विजिबल रीजन के अंदर लाई करते हैं। तो ये बेसिक सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था। ज़्यादा हमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यूज़ भी होती हैं कि किसकी कितनी लाई करती हैं, वो सब मैं आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर करवा दूंगा, वैल्यूज़ भी याद। बट अभी के लिए आपको वैल्यू याद नहीं करनी, सिंपली आपको स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए और इसमें पता होना चाहिए किसकी एनर्जी हाई है और किसकी वेवलेंथ हाई है, ठीक है ना। ये सब आपको नोट कर लेना है और आपको याद भी कर लेना है। ईजी चीज़ थी, मैक्सिमम स्टूडेंट को आती होगी, जिनको नहीं आती होगी उन्होंने नोट कर लेनी है। उसके बाद ये देखो, ये मैंने बनाया भी हुआ आपके लिए, ठीक है। एक वेवलेंथ है, ये रेड कलर है, रेड कलर की 750 है नैनोमीटर के अंदर, और जो वॉयलेट कलर है उसकी 400 है, ठीक है ना। इधर को जाने पे यहाँ पे देखो कॉस्मिक रेज एंड पे नहीं लगाया हुआ, तो गामा रेज तक ही बनाते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बट कई बार अगर कॉस्मिक रेज दे दे तो इसके आगे कॉस्मिक रेज भी हमारे पास होती हैं। क्लियर है आपको। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना पड़ेगा, बट मैक्सिमम क्वेश्चन में कॉस्मिक रेस नहीं देता, तो गामा रेस की क्या करते हैं हम, हाईएस्ट एनर्जी मानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इधर पे जाने पे एनर्जी इंक्रीज हो रही है और इधर को जाने पे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राजा, यहाँ पे महाराजा, इन विलेज, अंडर एक्स्ट्रा गार्ड, यहाँ पे यू भी कंबाइन कर दिया, अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल को कंबाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन आपका, ठीक है, आप लोगों ने ट्राई करना है इसको। ते द विविध भारती स्टेशन, कोई स्टेशन होता है जैसे रेडियो स्टेशन होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपको पता है एक जो हम एफएम यूज़ करते हैं उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, जब तक वो मैच नहीं होगी तब तक हमारा रेडियो वर्क नहीं करता। तो क्वेश्चन में क्या दिया, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी 1368 किलो हर्ट्स, ठीक है ना, 1368 पे, ठीक है, वर्क कर रहा है। मतलब फ्रीक्वेंसी दी आपको 1368 हर्ट्स, किलो हर्ट्स सॉरी, इंटू 10⁻³ हर्ट्स, ऐसे लिख लें, या इसको सेकंड इनवर्स में लिख लो। ये आपको डाटा दिया है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, आपको एक ही फॉर्मूला पता है क्या, जो स्पीड होती है वो किसके इक्वल होती है, लैम्डा इंटू न्यू। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, लैम्डा, लैम्डा किसके इक्वल आ गया, c/न्यू। क्या यहाँ से आप वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल फॉर्मूले पुट करनी है। सी की वैल्यू क्या होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे क्या होगी, न्यू की वैल्यू दी आपको 1368 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना। तो देखो क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है आपके लिए, तो देखो सॉल्व करने पे हमारे पास यही सेम आंसर आएगा, ठीक है ना, 219.3 मीटर, ठीक है। अगर मीटर के आंसर ऑप्शन होगा तो मीटर के अंदर हम आंसर दे देंगे, ठीक है। मैंने भी यहीं पे वैल्यू सेम पुट की थी। तो इस तरह से हम ये वाले इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, कैलकुलेट न्यू बार, ठीक है। न्यू बार का क्या मतलब होता है हमारे पास, वेव नंबर, इसका पता है आपको, नंबर वेव नंबर होता है, और आपको फ्रीक्वेंसी पता करनी है इसकी, येलो रेडिएशन की, उसकी वेवलेंथ है। मतलब आपको लैम्डा वैल्यू दे दी, लैम्डा कितना दिया, 1500 एंगस्ट्रॉम। तो आपको क्या पता करना है, ठीक है। 1500 एंगस्ट्रॉम को अगर हम कन्वर्ट करें सेंटीमीटर के अंदर कितना हो जाएगा, 1500 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5800 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, क्या ऐसे हम लिख सकते हैं। अब आपको पता है न्यू बार किसके इक्वल होता है, वेव नंबर 1/λ के इक्वल होता है। तो 1/λ कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू बार आ जाएगा। और हमारे पास सी किसके इक्वल होता है, न्यू इंटू लैम्डा, तो न्यू फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ जाएगी, c/λ की इक्वल आ जाएगी। तो सिंपली हमने क्या करने थे, फॉर्मूलाज को पुट करना है, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्व करने पे आपको पता है न्यू बार किसके इक्वल होता है, 1/λ, ठीक है। 1/λ पुट किया, यहाँ पे हमने सेंटीमीटर के अंदर, क्योंकि हमने वेव नंबर भी सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर ही निकालना है। तो अगर सॉल्व करेंगे ये वाला आ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ये वाला आ जाएगा हमारे पास वैल्यू। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन हैविंग वेवलेंथ 2225 एंगस्ट्रॉम,
ठीक है, और आपको क्या दिया है इन वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम के अंदर पता है आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट सी को कितना ले लेंगे 3 × 10⁸ ठीक है, और आपको क्या दिया है लैम्डा दिया है, ठीक है 225 × 10⁻10 मीटर्स। तो आपको फ्रीक्वेंसी न्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, न्यू किसकी इक्वल आ जाएगा c/λ, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लो आपको, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर वेवलेंथ। तो ये वेलोसिटी ये है, वेवलेंथ ये है, वैल्यूज पुट करी, हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 1.349 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, कैलकुलेशन आपको इस लेवल पे आती होगी। ठीक है, थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस किया करोगे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाते हैं। ठीक है ना, तो आपने डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को आंसर में। यहाँ पे ना, यहाँ पे 5 लिखा है, इसको 15 कर लो। यहाँ पे 15 कर लो तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन आ भी चुका है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, सबको आती होगी या सबने यूज़ तो एटलीस्ट की होगी। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या बोलता है, जैसे सूरज से हमारे पास लाइट आ रही है, ठीक है ना, तो जो भी हमारे पास रेडिएशंस आती हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आती, बल्कि क्या आते हैं छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है। अब सन से हमारे पास एनर्जी आ रही है, सपोज करो ये सन है हमारे पास, ठीक है, सूरज है ये हमारे पास, तो सन से हमारे पास एनर्जी आ रही है, ठीक है, हम है, ठीक है, सूरज से हमारे पास एनर्जी आ रही है, तो ये कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर नहीं आ रही, ये डिसकंटिन्यूस मतलब छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है। तो इन्हीं छोटे छोटे पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वांटा ऑफ एनर्जी। इन छोटे छोटे पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वांटा ऑफ एनर्जी। अगर हमारे पास जो लाइट आ रही है या एनर्जी आ रही है वो लाइट एनर्जी है, तो लाइट एनर्जी के केस में हम क्वांटा ऑफ पैकेट को ही क्या बोल देते हैं, फोटोन बोल देते हैं। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी travels in the form of energy travels in the form of पैकेट्स ऑफ एनर्जी, मतलब कंटिन्यूस एनर्जी नहीं आती, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी आती है। एंड दीज आर नोन एज क्वांटा ऑफ एनर्जी। इनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा ऑफ एनर्जी। इन केस ऑफ लाइट एनर्जी, in case of light energy this quanta of energy is called फोटोन। ठीक है ना, तो जो हमारे पास सूर्य से एनर्जी आ रही है वो बेसिकली लाइट एनर्जी है, तो वो किस फॉर्म में आ रही है, क्वांटा की फॉर्म में। लाइट एनर्जी के केस में हम क्वांटा को क्या बोल देते हैं, फोटोन बोल देते हैं। मतलब जो सूर्य से हमारे पास अभी तक एनर्जी आ रही है, ठीक है, वो इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और उसी पैकेट को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। ये सबको पता होगी। अब क्योंकि हमारे पास फोटोन की फॉर्म में आ रही है तो ये वेव की फॉर्म में आ रही होगी, तो इसका कुछ वेवलेंथ होगा एंड कुछ फ्रिक्वेंसी होगी। तो आपको पता है जो एनर्जी आ रही है, हमारे पास एनर्जी आ रही है, तो प्लैंक्स क्वांटम फार्मूला क्या होता है, प्लैंक्स फार्मूला क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास एनर्जी आ रही है सूर्य से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसकी, फ्रीक्वेंसी, किस रेडिएशन की हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या लगता है, एच लगता है। तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला बन गया हमारे पास, एच न्यू। ठीक है, एनर्जी का क्या फॉर्मूला बन गया हमारे पास, एच न्यू। ठीक है, यहाँ पे एच क्या होता है भाई, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। एच क्या होता है हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है सभी को पता होना चाहिए, 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, यूनिट डेफिनेटली पता होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को वैल्यू तो पता होती है बट यूनिट नहीं पता होता है। यूनिट क्या होती है, जूल सेकंड। उसके अलावा न्यू क्या होती है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, और ई क्या होती है, एनर्जी। ठीक है, अब न्यू को हम सी ओवर लैम्डा भी लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूलाज आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप। ठीक है, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हैं, बट फिर भी हमने छोटे मोटे टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर के अंदर मेंशन है तो हमें करने पड़ रहे हैं। अब देखो, ये तो हो गया हमारे पास आम, ठीक है, जो सबको पता होती है। अब यहाँ पे मेरे आएंगी शॉर्ट ट्रिक्स, यहाँ पे आएंगी शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है ईजिली तो हमें शॉर्ट ट्रिक्स भी आनी चाहिए, तो वो शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। देखो, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एच सी, एच न्यू यूज़ करेंगे, जहाँ हम यूज़ करेंगे एच सी बाई लैम्डा। क्लियर है।
अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई तो आप सिंपली एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू ही यूज़ करोगे, ये वाला फॉर्मूला। बट अगर आपको वेवलेंथ दी हुई, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर वेवलेंथ दी हुई तो आप क्या करोगे, एच सी बाई लैम्डा, तो वेवलेंथ की वैल्यू पुट करोगे एच की सी की। एच और सी तो कॉन्स्टेंट है, तो एच की वैल्यू कितनी होती है 6.64 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8। क्लियर है, ओवर लैम्डा। तो अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले से याद कर लो, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले से याद कर लो तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली लैम्डा का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो इन दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कितना आएगा वैल्यू, एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻⁻25। ठीक है, नीचे क्या लेंगे, लैम्डा लेंगे। ध्यान रखना लैम्डा हमने यहाँ पे मीटर में लेना है। ठीक है, लैम्डा किस में लेना है, मीटर के अंदर लेना है, तभी हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली आप याद कर सकते हो। ठीक है ना, अगर आंसर हमने जूल के अंदर निकालना है तो, अगर आंसर हमारा जूल के अंदर आना चाहिए तो आप ऊपर वाला सिंपली मैंने मल्टीप्लाई किया उनको, ठीक है ना, तो आप डायरेक्टली 2 इंटू 10⁻⁻25 याद कर सकते हो। तो देखो ये तो सबको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी याद हुआ तो पूरा एग्जैक्ट फॉर्मूला लगा लेना, कोई इशू नहीं है, बट वहाँ से थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। अगर आप 2 इंटू 10⁻⁻25 याद कर लेते हो तो थोड़ा सा टाइम आपका बच जाएगा। ठीक है, ऑल दो वैल्यू पूरी एग्जैक्टली 2 के आसपास नहीं होती, 1.92 ऐसे समथिंग होती है, बट अप्रॉक्सीमेट हम 2 मान के चलेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा। अब देखो ये तो होगी हमारे पास जूल के अंदर। अगर हमने एनर्जी निकालनी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या होती है, एनर्जी की यूनिट होती है। तो आपको पता होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। क्या ये बात आपको पता थी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। तो अब आप दिमाग लगाओ कैसे कन्वर्जन करोगे। ठीक है, आप दिमाग लगा के कन्वर्जन करो। चलो मैं करवाता हूँ आपकी थोड़ी सी हेल्प। ठीक है, ऑल दो एक और मैं ड्राइव करवा देता हूँ, बट बाद में आपको याद ही करनी है ये वाली वैल्यू। तो देखो एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻, जैसे करते हैं हम पूरी वैल्यूज लेते हैं। ठीक है, एनर्जी इज इक्वल टू 6.64 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ ओवर, ठीक है, लैम्डा। अब देखो ये हमारी एनर्जी जूल के अंदर आएगी। अब जूल को हमने कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 की इक्वल है, तो एक जूल किसकी इक्वल होगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल आएगा। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं बेसिकली सिंपली। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें, यहाँ पे जूल होगा, जूल को हम क्या पुट करते हैं, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अब जो हमारे पास एनर्जी आएगी वो किसके अंदर आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आएगी। अब देखो जो हमने वेलोसिटी ली थी 3 इंटू 10⁸, ये मीटर पर सेकंड के अंदर होती है, मीटर लेते हैं मतलब यहाँ पे। अगर मुझे आंसर यहाँ पे लैम्डा एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में दिया है तो मुझे यहाँ पे जो डिस्टेंस है मीटर पर सेकंड है उसको भी किस में लेना पड़ेगा, एंगस्ट्रॉम के अंदर लेना पड़ेगा। तो एक एंगस्ट्रॉम में, ठीक है ना, एक मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं भाई, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होते हैं, तो एक मीटर में कितने होंगे 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे पुट करेंगे 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है आपको। जब हम ये वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, जो होता है हमारे पास 12,400। ठीक है ना, 12,400 आपको सिंपली याद कर लेना है ये वाली वैल्यू को। ठीक है ना, 1200 डिवाइड बाय लैम्डा। ठीक है, लैम्डा किस में पुट करना है आपको, एंगस्ट्रॉम के अंदर पुट करना है। क्लियर है आपको। ठीक है, क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगा। आई होप आपको ये इतनी चीज़ क्लियर होगी कि अगर आप डायरेक्टली आपको लैम्डा दिया होगा एंगस्ट्रॉम के अंदर तो एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो 12,400 डिवाइड बाय लैम्डा कर देंगे तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये वाला टॉपिक अभी तक क्लियर हो चुका होगा। सिंपली हमने फॉर्मूला यूज़ करना है, ये हम शॉर्ट ट्रिक्स बना रहे हैं। तो ये आंसर आएगा हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ये बात ध्यान रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर निकालना है आंसर तो 12,400 डिवाइड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, डायरेक्टली भी अप्रोच पूरा कर सकते हो, बट उससे तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व होने से रहा एग्जाम के अंदर। चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तब हमारे ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। ठीक है, इफ़ लैम्डा इज वेवलेंथ दिया आपको 4000 एंगस्ट्रॉम, फाइंड एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है ना, कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो लगा लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, तो वो उससे भी कर सकते हैं, बट जो हमें पता है वो हम क्या करेंगे, 12,400 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय 4000 एंगस्ट्रॉम। ये आंसर हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक
ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 3.1 पे कट जाएगा, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमें एनर्जी जूल के अंदर पूछा गया तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, 3.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल आ जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, ठीक, किस फॉर्म के अंदर आपसे पूछा गया है, ठीक है ना, तो हमारा कोई भी आंसर हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो जिन स्टूडेंट को ये बात क्लियर होगी वो मेरे लिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर दो, तब मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल हैविंग वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, तो इसके अंदर आप ग्रुप के अंदर पोस्ट करना, ठीक है ना, देखूंगा मैं क्या आपके आंसर आते हैं। ठीक है ना, तो दोनों आंसर आपने निकालने हैं, ठीक है, और ग्रुप के अंदर पोस्ट करने हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला पार्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूलाज देखे, E=H/nu, जहाँ हमने यूज़ किया E=hc/λ। ठीक है ना, दो फार्मूलाज हमने यूज़ किए। तो H तो हमेशा हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू है हमारे पास, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो इनिशियल कंडीशन पे हमारे पास, तो इनिशियल कंडीशन पे सपोज करो E1 एनर्जी हमारे पास, तो फ्रीक्वेंसी सपोज कर लो तब क्या है न्यू1। तो अगर हमारे पास E2 एनर्जी है तो सपोज कर लो फ्रीक्वेंसी H/2। ठीक है, H तो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर हम दोनों का रेशियो लें E1/E2, वो किसके इक्वल आ जाएगा, ν1/ν2। क्या ये बात आपको क्लियर हुई। तो आपको अगर क्वेश्चन में कोई भी 3 डाटा दिए हुए उससे एक डाटा पूछ सकता है। सिमिलरली वेवलेंथ के केस में क्या आएगा, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है ना, तो E1 किसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना, कोई कांस्टेंट वैल्यू बाय λ1। E2 किसके इक्वल आ जाएगा, hc/λ2। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी hc कर लो। तो अगर हम E1/E2 करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, सिंपली λ2/λ1। तो क्लियर है आपको, ये सिंपल सी चीज़ें हैं। तो आपको पता होना चाहिए एनर्जी 1/एनर्जी 2 किसके इक्वल होता है, ν1/ν2, और वेवलेंथ के केस में ऑपोजिट हो जाएगा λ2/λ1। क्या ये बात आपको क्लियर हुई। तो इसके बेस्ड कैसा क्वेश्चन बनता है वो भी मैं आपको करवाता हूँ। तो देखो इसके बेस्ड हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2 रेडिएशंस, ठीक है, 2 रेडिएशंस इमिट्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम एंड 6000 एंगस्ट्रॉम। कंपेयर देयर एनर्जीज। क्लियर है आपको, एनर्जीज को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। तो आप मुझे बताओ आपको λ1 कितना दिया है, 3000 एंगस्ट्रॉम, और λ2 कितना दिया है, 6000 एंगस्ट्रॉम। तो E1/E2 किसके इक्वल होता है हमारे पास, λ2/λ1। ठीक है ना, आप किसी को भी λ1 λ2 मान सकते हो, उससे कोई हमारा फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें E1/E2 किसके इक्वल आ जाएगा, 6000 डिवाइड बाई 3000 डेट इज 2। तो E1 किसके इक्वल आ गया, 2 टाइम्स E2। मतलब एनर्जी जो है, ठीक है, रेडिएशन 1 की वो क्या है, डबल है एज कम्पेयर टू एनर्जी ऑफ रेडिएशन 2। तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, जिसकी जितनी वेवलेंथ कम उसकी एनर्जी ज़्यादा, इसकी वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज़्यादा आएगी। तो यहाँ से हमें क्लियर भी हो रहा है एनर्जी ऑफ 1 रेडिएशन इज 2 टाइम एनर्जी ऑफ 2 रेडिएशन। तो इस तरह से इस फॉर्मूला के बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये वाले 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है, आप लोग ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, ठीक है, देखो आप करेक्टली सॉल्व कर पाते हो या नहीं। ठीक है ना, फिर मेरे साथ वीडियो सोल्यूशन स्टार्ट करना। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ अ रेडिएशन हैविंग एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी दी आपको। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ अ रेडिएशन हैविंग एनर्जी, ठीक है, उसकी एनर्जी इज 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, वेवलेंथ लिखना था, हैविंग वेवलेंथ, सॉरी द वेवलेंथ ऑफ अ रेडिएशन हैविंग एनर्जी दिस, देन कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन हैविंग एनर्जी 3E। ठीक है ना, थोड़ी सी गड़बड़ कर गया, हाँ यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ अ रेडिएशन हैविंग एनर्जी E। ठीक है, उसकी एनर्जी E है और उसकी वेवलेंथ क्या है आपके पास, 6000 एंगस्ट्रॉम। अगर एनर्जी हमारे पास 3E होगी तो वेवलेंथ क्या होगी। ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी E1 कितनी दी है आपको, E, एंड λ1 कितनी दी है, 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आपको एनर्जी 2, फाइनल एनर्जी कितनी दी है रेडिएशन की, 3E। तो आपसे पूछा λ2 की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है E1/E2 किसके इक्वल होता है, हमारे पास λ2
2/λ1। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? तो वैल्यूज पुट करनी है हमने, E/3E इज इक्वल टू λ2 हमें फाइंड आउट करना है ओवर λ1 6000 एंगस्ट्रॉम। तो क्या ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं? तो λ2 किसके इक्वल आ जाएगा? ठीक है, ई से ई कट जाएगा, 6000 डिवाइड बाई 3, ठीक है, डैट इज 2000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। तो हमें पता भी चल रहा है कि एनर्जी हाई हुई है तो वेवलेंथ तो क्या होगी? कम होगी। एनर्जी हाई हुई है तो वेवलेंथ तो कम होगी, तो ऑटोमेटिकली हमें ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सही होगा। ठीक है, एनर्जी का रेशियो दिया है E1 एंड E2। ठीक है, आपको एनर्जी दिया है, उनके वेवलेंथ का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो E2/E1 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? λ2/λ1। क्या ये बात आपको क्लियर है? E2/E1 नहीं, गलत लिख गया ना ये मैं। ठीक है, E2/E1 किसके इक्वल आ जाएगा? λ1/λ2। तो हमने λ1/λ2 का ही रेशियो निकालना है, वेवलेंथ का रेशियो, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? ठीक है, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डेट इज 2:1। ठीक है ना। तो इनके वेवलेंथ का रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल टाइप का ये क्वेश्चन था। अब देखो, हमने फॉर्मूला पढ़ा E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू hc/λ। क्लियर है ये बात सभी को? उसके बाद हमने पढ़ा एनर्जी अगर आपको जूल में निकालनी है तो आपको वेवलेंथ दी है, तो आपको सिंपली फॉर्मूला लगाना है 2 × 10⁻⁻25 डिवाइड बाई लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा आपने मीटर के अंदर पुट करना है। ठीक है, तो आंसर आपका किस में आएगा? जूल के अंदर आएगा। अगर आपको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर निकालना है तो आपको क्या पुट करना पड़ेगा? 12400 डिवाइड बाय वेवलेंथ। ठीक है, यहाँ पे वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम के अंदर पुट करनी पड़ेगी। तो ये आंसर हमारा किसके अंदर आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आएगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। उसके अलावा आपको पता होगा क्या कि E1/E2 किसके इक्वल होता है? μ1/μ2। और ये किसके इक्वल होता है? λ2/λ1। क्लियर आपको? ठीक है, एक छोटा सा फॉर्मूला और देख लो। अगर हमारे पास एक फोटोन होता है तो हमारे पास एनर्जी कितनी होती है? h न्यू। ठीक है, अगर n फोटोन्स है, ठीक है, हमारे पास n फोटोन्स है एनर्जी के, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? NH न्यू, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? NHc/λ। ठीक है, तो अगर आपको नंबर ऑफ फोटोन्स दिए हैं तो आपने उसको क्या करके चलना है? मल्टीप्लाई करके चलना है। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फोटोन्स। आई थिंक ये वाली चीज़ भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो देखो, हमको ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करना है। ठीक है, ए बल्ब, ठीक है, कोई बल्ब है, ठीक है, इमिट्स लाइट ऑफ वेवलेंथ, ये दिया आपको, लैम्डा दिया, मतलब 300 नैनोमीटर, मतलब 300 × 10⁻⁻9 मीटर्स। इफ़ द एनर्जी ऑफ द इमिटेड रेडिएशन, ठीक है, एनर्जी भी दिया आपको जूल के अंदर, ठीक है, 320 जूल्स। ठीक, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स, मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स n की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो आपको फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू NHc/λ। तो आपको एनर्जी दी है, n आपको फाइंड आउट करना है, h आपको पता होता है, c आपको पता होता है, लैम्डा आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये होमवर्क क्या है? आपको मेरे को भेजना है, ग्रुप के अंदर भेज देना इसको। ठीक है ना। ग्रुप के अंदर भेजने का क्या मतलब होता है कि आप सिंसियरली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो या नहीं। ठीक है ना। सॉल्व करवाने को मैं करवा सकता हूँ, बट आप जब खुद सॉल्व करोगे क्वेश्चन को तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगा, और मैं चेक करूँगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है। जितने एक्यूरेट आंसर आप यहाँ पे निकालोगे उतने ही आंसर एक्यूरेट आपके पेपर के अंदर होंगे। जितनी आप हार्ड प्रैक्टिस यहाँ पे करोगे उतने आपका रिजल्ट क्या होगा? अच्छा होगा। बिकॉज प्रैक्टिस करने से हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो जब हम क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उससे क्या होगा? हमारी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी और एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी। दो चीज़ें मैटर करती हैं किसी भी चीज़ के लिए, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। स्पीड प्लस एक्यूरेसी। जो हमारा एग्जाम है वो 150 मार्क्स का है। ठीक है, आपके 3 सब्जेक्ट होंगे, उनमें से केमिस्ट्री है। ठीक है ना। तो अगर आप स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को बैलेंस बना के चलोगे, ठीक है, ऐसी एक्यूरेसी भी कोई फायदा नहीं है जिसमें स्पीड ही बहुत कम हो। ठीक है, आप क्वेश्चन को 5 मिनट लगा रहे हो तो कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है? क्वेश्चन को इतने प्रैक्टिस करना है, आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी और एक्यूरेसी तो आपको मार्क्स से पता चल जाएगी टेस्ट सीरीज के। इसलिए आप क्वेश्चन जो भी आपको दिया जाता है होमवर्क वो सॉल्व करके भेजा करो ग्रुप के अंदर, सो डैट आपको भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो सके। तो ये इस लेक्चर को मैं यहीं पे रोकता हूँ। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास से हम मॉडल को डिस्कस करेंगे, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। आई होप आपको ये वाला लेक्चर क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।